ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। बाकी देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। जो मैं 1 मिनट का गाइडेंस आप सभी लोगों को देता हूँ वो दोहरा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना क्लास में पहली बार आते हैं, तो उन्हें भी ये सारी बातें पता होना जरूरी है। बाकी देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले, ठीक है जी, तो ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। तो 1 मिनट का है ना समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में ना जितनी भी थ्योरी मैं आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप सीधे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में भी आपको पीवाईक्यू सबसे पहले पढ़ने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। और ये पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर भाई यतेंद्र सर। वहां पर दो चीजें आपको देखनी है डेली बेसिस पर। एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन जहां मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, आप उनके आंसर कीजिए और आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है कंप्यूटर का। फिर आपको कहीं भी मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, उसमें जितनी क्लासेस हैं और आए सारी देख लेना, आपको कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये बोलें कि ये सर एमसीक्यू या पीवाईक्यू की पीडीएफ आप हमें दे दें ताकि हम इनकी प्रिंट आउट निकलवा लें, तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का भी सेम ही नाम है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, है ना। तो वहां पर ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसका प्रिंट आउट निकलवा कर या भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर किसी को मेरे ये दोनों ऑफिशियल चैनल से जुड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं अपने बैच का नाम लिखकर। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं, 10 सितंबर 2024 आज की तारीख है बेटा। ठीक। और जैसा कि ना लास्ट क्लास में ना हमारा चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर, तो उसी चैप्टर को है ना आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये बात हम सभी लोगों को पता है कि हार्डवेयर को हिंदी में भी हार्डवेयर के नाम से ही बोला जाएगा। ठीक। और लास्ट क्लास में ना मैं आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझा रहा था, ठीक है, जिसको हिंदी में आगत युक्तियां कहा जाता है। आगत युक्तियां, ठीक है, ये सबको पता है हमें। हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जिन डिवाइसेस के थ्रू डाटा अंदर भेजा जा रहा है तो उनको इनपुट डिवाइस के नाम से बोला जाता है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में ना कई सारी इनपुट डिवाइसेस के नाम आपको लिखवाए थे, जिसमें से 2 इनपुट डिवाइसेस ऐसी हैं जिन्हें हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, जिन्हें हमें डिटेल में समझना होता है। वो है कीबोर्ड और माउस। इसके अलावा जितने भी इनपुट डिवाइसेस के नाम मैंने लिखवाए थे सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होना जरूरी है। ठीक है, मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना सबको, केवल पढ़ना है कीबोर्ड और माउस को डिटेल में। तो देखिए बेटा, सबसे पहली डिवाइस जिसको हम कीबोर्ड के नाम से बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के साथ इसका हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो, है ना। तो इसे हिंदी में कुंजी पटल के नाम से बोला जाता है। अब ध्यान से सुनिए। अगर मैं ना आपसे ये पूछूं, जो कि ये एक क्वेश्चन पेपर में अभी पूछा गया था, इसलिए मैं एग्जाम शब्द यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कॉमन इनपुट डिवाइस का नाम क्या है। कॉमन इनपुट डिवाइस का नाम क्या होगा, यानी कॉमन आगत युक्ति का नाम बताइए, ये आपको बताना है। और 2 ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे ऑप्शन तो 4 मिलते हैं, बट मान लीजिए 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, एक कीबोर्ड और दूसरा माउस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कमेंट सेक्शन में।
क्वेश्चन है कि कॉमन इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। आपको जो भी लगता है, ठीक है, वो आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, आप यही बोलेंगे सर ये तो बहुत बेसिक से ही क्वेश्चन है। देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन जरूर है, बट इसके इस क्वेश्चन के आंसर भी है ना, आधे लोग गलत करके आएंगे, आधे लोग सही करके आएंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, देवकी जी ने लिखा है कीबोर्ड, सुधीर जी ने लिखा है माउस, नवीन, अभिषेक, शिवानी, इन सब ने लिखा है माउस। अमित जी ने लिखा है कीबोर्ड। मतलब काफी सारे आंसर्स दिए बच्चों ने, बाकी सबके नाम नहीं बोल पाऊंगा। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, मैं ये बोल रहा था कि देखो, हो गया ना, आधे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और आधे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, जबकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। तो यही बात मैं आपको समझाते आ रहा हूं हमेशा से कि कंप्यूटर में ना कोई बीटेक लेवल का नहीं पूछते। कंप्यूटर वाले सेक्शन में केवल बेसिक फंडामेंटल ही पूछा जाता है, बट अगर आपको वो बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, देखो बेटा, इसका सही आंसर है कीबोर्ड। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने कीबोर्ड आंसर लिखा है कमेंट सेक्शन में, वो आंसर सही है। माउस आंसर सही नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर पूछा गया कॉमन इनपुट डिवाइस का नाम बताना है आपको। ठीक, देखो, कॉमन इनपुट डिवाइस का मतलब यह है कि कंप्यूटर जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, एक बच्चे ने लिखा है कीबोर्ड और माउस दोनों। नहीं बेटा राहुल, दोनों आंसर नहीं है यहाँ पर, आंसर केवल अकेला होगा कीबोर्ड। आपको पता है कीबोर्ड का जो इतिहास है वो कितना पुराना है? कीबोर्ड का इतिहास है 1873 से 74 के टाइम से, यानी कि 1873-74 के समय से माना जाता है कि कीबोर्ड बन गया था। और माउस का जो इतिहास है वो 1968 से ही आया है, 1968 से केवल। तो अगर हम ये माने कि कंप्यूटर के साथ है ना, या मान लो कीबोर्ड और माउस दोनों में कंपैरेटिवली देखें, तो बताइए कौन पहले आया जिससे सारे काम हो रहे थे? तो वो कीबोर्ड ही तो था जिससे सारे काम आप कर पा रहे थे। माउस तो 1968 में ही आया है। तो अगर माउस मान लो नहीं भी आता तो भी शायद कीबोर्ड से काम चल जाता जैसे पहले से चलता हुआ आ रहा था। पर शायद है ना, कंप्यूटर को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की वजह से ना माउस बनाया गया, और माउस का यूज आज आप कर भी रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि माउस है ना कीबोर्ड की जगह ले लेगा कंप्लीटली, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक, एक बात और बताऊंगा यहाँ पर कि कीबोर्ड है ना, सबसे पहले जब बनाया गया था 1873-74 के टाइम पर, तब उस समय कंप्यूटर के लिए नहीं बनाया था, ये बनाया गया था टाइप राइटर के लिए। बट अच्छी बात यह है कि टाइप राइटर के लिए जो कीबोर्ड बनाया गया था वही कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए आज भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यानी कि टाइप राइटर को दिमाग में रखते हुए किसी ने कीबोर्ड बनाया, वही कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ठीक है, या यूज हुआ। देखो बेटा, बात है ना 1873-74 के टाइम की बात है, 1873-74 के आसपास की बात बताई जाती है। एक व्यक्ति थे क्रिस्टोफर लेथम शोल्स के नाम से, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने है ना सबसे पहले कीबोर्ड का इन्वेंशन किया, कीबोर्ड बनाया था। ठीक है, और किसके लिए बनाया था? टाइप राइटर के लिए। आपने आज भी है ना कोर्ट कचहरी वगैरह में टाइप राइटर देखे होंगे, तो टाइप राइटर के लिए सबसे पहले इन्होंने कीबोर्ड बनाया को बनाया। और इन्होंने है ना जब कीबोर्ड बनाया था तब उस समय कीबोर्ड का एक लेआउट बनाया। ठीक है, एक शब्द हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, दैट इज लेआउट। हिंदी में कोई नाम नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं लेआउट। और एक नाम रखा इन्होंने कीबोर्ड लेआउट का, दैट इज QWERTY, यानी कि क्वर्टी लेआउट। कीबोर्ड का क्या नाम रखा? क्वर्टी लेआउट। एक बच्चे ने लिखा है, राहुल जी ने, सर मैंने CPCT का पेपर दिया था MP में, आपकी वीडियो देखकर ओनली 20 डेज ही देख पाई। और राहुल नाम आ रहा है, पाई लिख रहे हैं, चलिए जो भी है।
मैं 2 नंबर से रह गया था, बट अगली बार मेरा क्लियर हो जाएगा पेपर, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ बहुत अच्छा समझ में आता है सर। थैंक यू सो मच, आपने है ना ये मेरे लिए लिखा। बाकी मैं यही बोलूंगा कि सीपीसीटी जो एमपी में एक एग्जाम होता है, इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना क्लासेस को देखते हैं, पढ़ते हैं और क्लियर कर रहे हैं पहली पहली बार में ही। तो एक अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है मेरे को कि पहली बार में सीपीसीटी क्लियर कर रहे हैं बच्चे। वरना तो सीपीसीटी का जो एग्जाम होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, वो पता नहीं कितनी कितनी बार लोग देते आ रहे हैं और क्लियर नहीं हो रहा। तो चलिए आप आराम से है ना, बस जो मैं समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ और जो गाइडेंस आपको दे रहा हूँ उसे फॉलो करते रहिए, क्लियर होगा पक्का डेफिनेटली। देखो बेटा यहाँ आ जाओ वापस लौट के। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ना ये जो कीबोर्ड का लेआउट आपको देखने को मिलता है ना, क्वर्टी, ये क्वर्टी लेआउट आज के समय पे भी इस्तेमाल में लाया जाता है कीबोर्ड के केस में, और शुरुआत से भी यही लेआउट इस्तेमाल में लाया जा रहा था, मतलब बिल्कुल शुरू से। तो ये क्वर्टी क्यों आया नाम, है ना पहले बात तो। देखो आपने सभी लोगों ने कीबोर्ड देखा है और आपने नोटिस किया होगा कि कीबोर्ड पे जो अल्फाबेट वाली लाइनें होती हैं वहां लिखा आता है QWERTYUIOP लिखा होता है। फिर इसके बाद लिखा होता है ASDFGHJKL, ठीक है। और इसके बाद है ना, अच्छा एक बात और, कि ये जो कीबोर्ड पर है ना अल्फाबेट वाली जो लाइन आपको यहाँ दिखाई देती हैं, इनमें एक लाइन को ना होम रो के नाम से भी बोला जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मान लो पेपर में पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड पर होम रो यानी कि होम पंक्ति किसे कहा जाता है, तो सही आंसर होगा बीच वाली, ASDF वाली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब है ना कीबोर्ड पर किसी को टाइपिंग कराना सिखाते हैं, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो चार चार उंगलियां होती है ना, वो यहाँ पर रखवाई जाती हैं, ASDF और JKL, और यहाँ होता है बेटा सेमी कॉलन, यहाँ रखवाई जाती हैं। G और H को बीच में खाली छोड़ा जाता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ASDF यहाँ रखेंगे और राइट हैंड की चार उंगलियां यहाँ रखेंगे, JKL सेमी कॉलन पर। फिर कहा जाता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए और कीबोर्ड पर केवल उंगलियां चलाइए। इस तरीके से टाइपिंग सिखाई जाती है। नीचे आपकी एक लाइन और होती है, दैट इज ZXCVBNM। मैं समझता हूं कि सारे लेटर्स हो गए हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो सारे के सारे लेटर हो गए। बट केवल एक ही लाइन को है ना होम रो के नाम से बोला जाता है, बाकी ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को या रो को ऐसा कोई नाम नहीं दिया जाता। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब देखो यहां है ना, ये जो लेटर्स आप देख पा रहे हैं ना, अब आप ये बोलेंगे कि सर ये यहाँ जो लेटर्स आपको दिखाई हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें बेसिकली ABCD एक साथ लाइन में क्यों नहीं लिखा हुआ? ठीक है। आप मुझे ना केवल 2 मिनट का समय दीजिए। एक्चुअली पड़ोस वाला जो हॉल है ना, उसमें गेट की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। शायद बारिश का सीजन है ना, तो आंधी या हवा चल रही होगी, उसकी वजह से धमधम आवाज आ रही है। आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं मेरे को नहीं पता, पर मेरे को थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। मैं 2 मिनट में आया बस।
एक बार और कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो क्लियर है? एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वैसे मैं बीच में कहीं जाता नहीं हूँ या कॉल वगैरह नहीं उठाता, आपने नोटिस भी किया होगा। बट ये है कि थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, बगल वाला एक हॉल है उसमें है ना, आंधी या हवा की वजह से बहुत ज़्यादा गेट धड़ धड़ कर रहा था, तो वो डिस्टर्ब कर रहा था। एक बार और कंफर्म कर, ठीक है, एवरीथिंग ओके नाउ। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि एक दिमाग में आती है ना बात कि किसी ने ना ये जो अल्फाबेट लिखे, यानी कि क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने, इसने ABCDEFG क्यों नहीं लिखा? तो इसका लॉजिक ये दिया जाता है या बोला जाता है कि क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने उस समय पर ये सोचा कि अगर हम इंग्लिश के जो वर्ड है ना उनको बिना देखे लिखें, कंप्यूटर पे या टाइपराइटर पे बिना देखे लिखें, तो हमारी उंगलियों की पोजीशन और उनके नीचे अल्फाबेट किस जगह पर कौन से होने चाहिए जिससे अंग्रेजी के शब्दों को जल्दी टाइप किया जा सके। सोचिए उस व्यक्ति ने कितना समय और कितना दिमाग लगाया होगा इस बात को लेकर कि इंग्लिश के अल्फाबेट की सीक्वेंसिंग ही चेंज कर डाली उसने। वो चाहता तो ABCDEFG लिखकर भी टाइपराइटर का कीबोर्ड बना देता, पर उसने ये दिमाग लगाया कि है ना हम कौन से लेटर को कहां पर रखें जिससे बिना देखे, क्योंकि जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारी आंखें डिस्प्ले पर होती है, मॉनिटर पे, कीबोर्ड पे नहीं देखते हम, तो कहां पर कौन सा लेटर होना चाहिए जिससे अंग्रेजी के शब्दों को जल्दी जल्दी टाइप किया जा सके। समझ में आ गई बात? तो ये कंक्लूजन निकाला उसने और बोला कि ये जो लेआउट है ना ये सबसे फास्ट और सही लेआउट है कीबोर्ड पर टाइप करने का बिना देखे। तो इसमें शुरुआत के जो 6 लेटर हैं QWERTY, इसी से ना कीबोर्ड का लेआउट का नाम क्वेरिटी डाल दिया गया या रख दिया गया। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है भाई, तो ये है ना आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो कीबोर्ड का जो इतिहास है ना वो काफी पुराना है, और दूसरी बात कि आज भी अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। वो एक अलग बात है कि कंप्यूटर ऑन करते ही आप शायद माउस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, बट कीबोर्ड के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब पेपर में पूछा गया कि कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से, तो सही आंसर था कीबोर्ड। अब बात ये आती है कि कीबोर्ड के जो लेआउट है कि जिस या कीबोर्ड का जो लेआउट है क्वेरिटी, इसको किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। भाई कोई तो 1873-74 के टाइम से है ना चैलेंज कर सकता था ना कि क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने जो बनाया वो ठीक नहीं है या फास्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं किया गया, टाइम टू टाइम पर इस चीज को चैलेंज भी किया गया। जैसे एक क्वेरिटी की जगह एक किसी ने लेआउट बनाया था एजर्टी, AZERTY। इसका मीनिंग ये था कि ERTY यानी ये तो सेम हो गया, मतलब कीबोर्ड का पूरा लेआउट बिल्कुल सेम है। उन्होंने क्या किया, क्यू की जगह ए कर दिया, ए की जगह क्यू कर दिया, डब्ल्यू की जगह जेड कर दिया और जेड की जगह डब्ल्यू करके बोला कि ये लेआउट सबसे सही और फास्ट होगा। फिर इसको भी चैलेंज करने के लिए QWERTZ क्वर्ड्स के नाम से एक लेआउट बनाया गया। तो इसमें है ना क्या किया उन्होंने, QWERTY यानी कि बिल्कुल सेम लेआउट था, वाई की जगह पर जेड कर दिया और जेड की जगह पर वाई कर दिया था, बस बाकी सारा कीबोर्ड का लेआउट सेम रखा, है ना। फिर किसी ने है ना 1936 में एक और कीबोर्ड का लेआउट बनाया जिसका नाम रखा डिवोरक। ये डिवोरक बेसिकली है ना DVORAK, जैसे QWERTY लेटर्स होता है ना एक ही पहली लाइन में, ऐसे लाइन में नहीं थे ये बेसिकली डिवोरक एक व्यक्ति का नाम था। तो उसने अपने नाम पर ही है ना, मतलब कीबोर्ड का लेआउट तो अलग दिखाई देता था, अल्फाबेट अलग तरीके से लिखे हुए थे, बट उस व्यक्ति का नाम डिवोरक था, इसलिए है ना उसने अपने नाम पर ही कीबोर्ड का लेआउट का नाम रखा, दैट इज डिवोरक लेआउट। ठीक है। तो बीते कुछ समय पहले एक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम था जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा एक कीबोर्ड लेआउट का नाम है, तो सही आंसर था डिवोरक। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी है ना एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको कि इनके अलावा, अच्छा एक बात और कि जब सबसे बाद में जो बना है ना वो 1936 का बना कंप्यूटर के लिए डिवोरक के नाम से 1936 में, फिर इसके बाद किसी ने चैलेंज नहीं किया। हाँ अलग अलग जैसे मोबाइल फोन वगैरह के लिए या किसी अलग तरीके से बनाए जरूर गए हैं, जैसे मोबाइल फोन में भी कीबोर्ड के लेआउट कुछ अलग देखने को हमको मिलते हैं, बट
कि कंप्यूटर के लिए ना किसी ने चैलेंज नहीं किया, और फिर फाइनली सबने यही मान लिया कि QWERTY वाला जो कीबोर्ड लेआउट है ना वही सबसे फास्ट और सही लेआउट है कीबोर्ड का। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि आज के समय चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी हो, हर कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड जो मिलता है वो QWERTY लेआउट वाला ही मिलेगा। ठीक है, बट इसके अलावा और भी कुछ नाम हो सकते हैं, जैसे कि मेल्ट्रॉन, एक मेल्ट्रॉन के नाम से लेआउट आता है कीबोर्ड का, है ना, एक आता है ZCU कैन के नाम से। ठीक है, तो ये कुछ है ना कीबोर्ड के लेआउट और हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, ये जनरली मोबाइल फोन वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। एक और याद आ रहा है मेरे को, कोल मैक के नाम से भी है ना कीबोर्ड का एक लेआउट है, COLE होता है शायद। ठीक है, COLEMAK, तो कोलमैक के नाम से भी है ना कीबोर्ड का लेआउट बनाया गया है। तो ये जनरली मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन वगैरह में जो कीबोर्ड के लेआउट आपको देखने को मिलते हैं उनमें ये नाम देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, नोट कर लिया। एक बात और बता दूं फिर से कि अगर आपका नोट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो जिस टेलीग्राम चैनल की जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे रहा था वहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर की कंप्लीट क्लास PDF आपको मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी रिवीजन कर सकते हैं। उसमें एज इट इज ये सारी बातें लिखी मिल जाएंगी। नोट्स खुद से बनाए तो अच्छी बात है, बाकी अगर उस PDF फाइल से भी रिवीजन करें तो उससे पहले क्लास को जरूर एक बार देख और सुन लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है ना और लोगों के दिमाग में आता है, परेशान करता है, और बहुत सारी लोकल राइटर की किताबों में और बहुत सारी PDF में गलत भी लिखा हुआ है। वहां वो क्वेश्चन है नंबर ऑफ कीज वाला। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं कि अगर नंबर ऑफ कीज की बात की जाए तो आप एक नाम ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड QWERTY यानी QWERTY US कीबोर्ड, इस तरीके से इसको है ना कई बार आगे पीछे नाम करके भी बोल देते हैं, यानी US का मतलब है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, उसको आगे बोल देंगे US स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड, या केवल बोल देंगे स्टैंडर्ड कीबोर्ड, या केवल बोल देंगे स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड, या ऐसे बोल देंगे स्टैंडर्ड QWERTY US कीबोर्ड। इसमें इन्हीं चारों शब्दों को आगे पीछे करके या एक आध शब्द को कम करके पूछ लिया जाता है कि बताओ स्टैंडर्ड यानी मानक कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं। तो बेटा इसका सही आंसर है 101 कीज। अब बहुत सारी जगह अलग अलग तथ्य और अलग अलग आंसर आपको मिल जाएंगे, पर जो एक्चुअल में फैक्ट है वो आपको बता रहा हूं। बट ऐसा नहीं है कि 101 कीज के अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है। जैसे कीबोर्ड के केस में ना कई आंसर हो सकते हैं, एक 83 भी हो सकता है, एक 86 भी हो सकता है, एक 101 तो मैंने लिखा ही है, एक आंसर 104 हो सकता है, और एक आंसर 109 हो सकता है। कुछ किताबों में कुछ जगह पर 105 लिखा हुआ है, वो सही आंसर नहीं है, 104 तो है, 5 नहीं होता। अब 83 वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली IBM कंपनी, एक नाम आपने सुना होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है IBM, उसने बनाया था एक PC कीबोर्ड जिसमें टोटल 83 कीबोर्ड उन्होंने रखे थे, है ना। फिर ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कीबोर्ड बनाया, उसमें 86 कीज थी। मैंने क्या बोला, कीबोर्ड रखे थे, माफ कीजिएगा अगर गलत बोल दिया तो। मैं फिर से बता देता हूँ कि IBM कंपनी ने एक कीबोर्ड बनाया था PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के लिए, जिसमें टोटल 83 कीज का इस्तेमाल किया था उन्होंने, 83 कीज दी थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी एक और बनाया जिसमें 86 कीज वाला कीबोर्ड दिया उन्होंने। 101 की वाला ये कहा ही जाता है, यानी हर जगह जो आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड उसमें 101 कीज होती हैं। फिर 104 कीज वाला भी है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, जो अमेरिका में जनरली इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, मतलब लेआउट तो वही है QWERTY वाला, बट उसमें कुछ कीज ज्यादा कर दी हैं, 104 कीज हो गई हैं। ठीक, और 109 की वाला जो है ना कीबोर्ड, ये बनाया था एप्पल कंपनी ने, एप्पल कंपनी का है कंप्यूटर के लिए। तो इस तरीके से ना कीबोर्ड में कीज के नंबर अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, बट ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे बस। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक नाम और भी हो सकता है, और वो है दैट इज मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसमें कोई भी बात पहले से तय नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी। इसमें 109 कीज से ज्यादा भी कीज हो सकती हैं।
क्योंकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड में हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग की दी जा सकती है। जैसे वॉल्यूम को, आवाज को कम ज्यादा करने के लिए या कंप्यूटर की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए अलग अलग बटन बना दिए जाए। तो इन सभी को मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है, जिसमें कीज की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली मैंने आपको ये बताया कि कीबोर्ड के केस में ना दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो कीबोर्ड की कीज की संख्या, जिसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज याद रखिएगा, बाकी अलग अलग टाइम पर अलग अलग कीबोर्ड बनाए गए हैं, और लेआउट के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था कीबोर्ड का इतिहास, जिससे हमें पता चला कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, लेआउट का कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉमन इनपुट डिवाइस का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, अब है ना, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कीबोर्ड की कीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन में जिससे ना पेपर में क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं और आज भी पूछे जाते हैं। जब आप किसी स्टैंडर्ड कीबोर्ड को देखेंगे ना बेटा, तो आपको कुछ इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिलता है। जनरली आपको ऐसे ही कीबोर्ड देखने को मिलेगा, है ना। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो इसमें पहला वाला पोर्शन ये, सेकंड वाला पोर्शन ये, और थर्ड वाला पोर्शन आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक, अब ये जो पहला वाला पोर्शन है ना, यहीं पर लिखी हुई थी अल्फाबेट्स सारे के सारे, ABCD, है ना। फिर यहाँ आप देखते होंगे कुछ पर्टिकुलर कीज होती हैं, यहाँ पर एरो कीज बनी होती हैं, है ना, और यहाँ पर होता है नंबर्स 1 2 3, इसे नंबर पैड के नाम से भी बोला जाता है। तो चलिए एक एक करके ना सभी कीज के बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ, और कोई डाउट है तो पूछते जाना। देखो, सबसे पहला पॉइंट, जब आप कीबोर्ड पर काम करना शुरू करेंगे तो यहां से शुरू कीजिए। यहां पर आपको एक बटन दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ मिलेगा ESC। ESC का मतलब होता है जनरली एस्केप। क्या मतलब है इसका? एस्केप। और एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना। इसके लिए जनरली ये कहा जाता है टू एग्जिट ए प्रोग्राम। इसके लिए ऐसा बोला जाता है टू एग्जिट अ प्रोग्राम। हिंदी में कहा जाएगा किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। समझ में आ गई बात? नहीं आई? समझाता हूं। देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम कोई भी एप्लीकेशन पर अगर काम कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कोई बटन है जिस पर हमने क्लिक किया और उससे कोई नई विंडो खुल के आ गई। अब उस नई विंडो जो खुल के आई है ना हमारे सामने, उसको जनरली ये कहा जाता है कि ये एक नए प्रोग्राम की वजह से खुली होगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कंप्यूटर में ना प्रोग्राम चल रहे होते हैं, उन्हीं की वजह से हमें सामने चीजें दिखाई देती हैं। तो मान लीजिए अगर कोई नई विंडो खुल के आई है और आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप एस्केप यानी ESC वाली की दबा दीजिए, तो वो विंडो आपके सामने से हट जाएगी, बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये जनरली तभी होता है जैसे मान लो कहीं कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, उसमें कोई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करते ही कोई नई चीज खुली, अब इसे हटाना है आपको, तो एस्केप वाली की से भी हट जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी प्रोग्राम से एग्जिट करना है, किसी प्रोग्राम से बाहर निकलना है, तो आप एस्केप वाली की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जांपल और देखो, सुनो। जैसे पावर पॉइंट अगर कभी आपने यूज किया हो, तो पावर पॉइंट में एक कॉन्सेप्ट होता है स्लाइड शो करने का, कि अगर आप पावर पॉइंट बना रखी है फाइल आपने, तो उसका स्लाइड शो कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन को। तो अगर आप स्लाइड शो कर रहे हैं और स्लाइड शो से बाहर निकलना है और आपको फाइल देखनी है अपनी, तो वहां पर भी ये एस्केप वाली की दबाकर आप स्लाइड शो को कैंसिल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए कॉमन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी प्रोग्राम से आपको बाहर निकलना है तो एस्केप वाली की का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपको टैब वाली की देखने को मिलेगी। जनरली टैब वाली की का इस्तेमाल है ना कीबोर्ड पर किया जाता है मोर स्पेस देने के लिए। तो हम यहां लिख सकते हैं टू गिव मोर स्पेस। ठीक है, यानी कि एक बार में ही ज्यादा स्पेस देने के लिए, ज्यादा स्पेस देने के लिए। अब बात समझ में आ गई? नहीं आई? देखो, जैसे MS वर्ड जैसी एप्लीकेशन पर है ना, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन है जिसपर हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा हेलो, अब इसके बाद हमें लिखना है वर्ल्ड, तो हमें एक स्पेस देते हैं बस यहाँ पर, और ये देते हैं स्पेस बार वाली जो बड़ी सी बटन होती है उससे।
और फिर हम यहाँ लिख देते हैं वर्ल्ड। वो स्पेस हमें ऐसे लाइन की तरह दिखता नहीं है, बट दोनों शब्दों के बीच में गैप के रूप में दिखाई देता है कि हमने यहाँ पर एक सिंगल स्पेस दे दिया है ना। बट मैं एक ही बार में ना एक से ज्यादा स्पेस देना चाहता हूं। देखो, स्पेस बार वाली जो की है कीबोर्ड पर, उसको अगर आप मल्टीपल टाइम दबाओगे तभी जाके ज्यादा स्पेस आएगा हेलो और वर्ल्ड शब्द के बीच में। बट आप हेलो और वर्ल्ड शब्द के बीच में एक ही बार में एक ही की को दबाने से ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं, तब आप टैब वाली की को दबा दीजिए। तो जैसे आप टैब वाली की को दबाएंगे तो यहाँ पर ज्यादा स्पेस आ जाएगा और WORLD वर्ल्ड आप आगे लिख सकते हैं। तो मोर स्पेस देने के लिए ही हम क्या करते हैं, टैब वाली की का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक बात हमें लिखनी होगी, वो ये है कि नॉर्मल कंप्यूटर में टैब वाली की से जो स्पेस दिया जाता है वो 4 स्पेस होता है। तो ये बात है ना, आप नोट करके लिख लीजिए कि 4 स्पेसेस, 4 स्पेसेस। समझ में आ गई बात? यानी अगर आप टैब वाली की दबाते हैं तो इससे एक बार में 4 स्पेस आ जाएंगे। जैसे कि आपने 4 बार स्पेस बार वाली की दबा के 4 स्पेस दिए होंगे, वो टैब वाली की से एक ही बार में आ जाते हैं। अब ये आंसर 4 है ना, नॉर्मल कंप्यूटर के केस में है। अलग अलग एप्लीकेशन में ये आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये आंसर यूनिवर्सल नहीं है कि सब जगह टैब वाली की से 4 स्पेस ही आता है। हम है ना अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग आंसर भी देख सकते हैं, बट एक नॉर्मल कंप्यूटर के केस में 4 स्पेस होता है। ठीक, एक काम और होता है टैब वाली की से। जैसे अगर आप केवल टैब वाली की को दबा रहे हैं, ये बेसिकली एज अ शॉर्टकट की बात बता रहा हूं कि अगर आप टैब वाली की का इस्तेमाल करें तो इससे है ना कोई भी एप्लीकेशन के जितने भी टूल्स हैं ना उनमें आप आगे की तरफ जा सकते हो। जैसे कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन की, उसमें ऊपर की तरफ आपको 10 टूल दिखाई दे रहे हैं या 10 ऑप्शन दिख रहे हैं और आपके पास माउस नहीं है, तो उन 10 के 10 ऑप्शन पे कैसे जाओगे आप एक एक करके? तो आप टैब वाली की दबाकर भी आगे जा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं मूव फॉरवर्ड। यानी किसी भी एप्लीकेशन में जितने भी टूल दे रखे हैं उनमें मूव फॉरवर्ड करना है आपको, यानी आगे की तरफ जाना है। आगे की तरफ जाने के लिए ये तब का केस है जब आपके पास माउस वगैरह नहीं है, तो आप टैब वाली की से भी हर एक ऑप्शन पर आगे की तरफ जा सकते हैं, 1 बाय 1 एक एक करके। तो आप बोलेंगे सर आगे जाने के लिए टैब वाली की दबाते हैं, तो फिर पीछे आने के लिए क्या करेंगे किसी भी एप्लीकेशन में? तो किसी भी एप्लीकेशन में सभी टूल्स पर पीछे की तरफ आने के लिए शिफ्ट वाली की के साथ टैब वाली की दबा दीजिए। तो इससे आप मूव बैकवर्ड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया पीछे की तरफ आने के लिए, तरफ आने के लिए। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? तो टैब वाली जो की है ना, इसका इस्तेमाल एज अ शॉर्टकट की भी होता है किसी भी एप्लीकेशन में आगे जाने के लिए मूव फॉरवर्ड, और पीछे आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं मूव बैकवर्ड। ठीक, चलो जी आगे देखो। जैसे आप है ना कीबोर्ड पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तब आपको एक और की देखने को मिलेगी जिस पर लिखा होता है कैप्स, CAPS कैप्स। ये क्या होता है? ये जनरली कैपिटल लेटर्स के लिए होता है। मतलब अगर आप कीबोर्ड से कुछ भी लेटर्स को टाइप करेंगे ना, वो स्मॉल लेटर्स में आते हैं बाय डिफॉल्ट, बट अगर आप उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं तो कैप्स वाली की को दबा दीजिए, उसके बाद जो भी लेटर आप टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है ना? बट ये ध्यान रखिए कि कैपिटल लेटर में किसी लेटर को लिखने के लिए एक तरीका और भी होता है, और वो तरीका है शिफ्ट वाली की के साथ लेटर को दबाना। मतलब आप शिफ्ट वाली की के साथ कोई भी लेटर दबा दीजिए तो उससे वो लेटर कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। समझ गए ना भाई? अगर आप नॉर्मली ए दबाएंगे कीबोर्ड से तो ए ही आएगा, अगर कैप्स वाली की को ऑन करके ए दबाएंगे तो कैपिटल आ जाएगा, या फिर अगर कैप्स वाली की को ऑन नहीं किया आपने तो शिफ्ट वाली की के साथ ए दबा दीजिए तो उससे भी कैपिटल लेटर आ जाता है। ठीक, तो ये तो रही एक सिंपल सी बात जो हम सभी लोगों को जनरली पता ही होती है। अब जो मुद्दे की बात है वो समझिए, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैप्स वाली की को और किस नाम से जाना जाता है कीबोर्ड में या कंप्यूटर में? तो इसका सही आंसर है बेटा टॉगल की। ये क्या होता है? टॉगल शब्द का मतलब जनरली अपोजिट से होता है। हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना एक शब्द इस्तेमाल करते हैं टॉगल। इसका मतलब होता है अपोजिट। जैसे अगर हम किसी सर्किट को या परिपथ को 0 इनपुट में देते हैं
और वो आउटपुट में 1 बना दे, और अगर हम है ना इनपुट में 1 दे दें और आउटपुट में वो 0 बना दे, तो इसी को टॉगल कंडीशन कहा जाता है, 0 का 1 या 1 का 0 कर दे। तो इसी तरीके से ना कैप्स वाली की को भी टॉगल की के नाम से बोल दिया है, क्योंकि देखो जब आप लेटर्स को टाइपिंग कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स में आ रहा है, फिर इसका अपोजिट क्या हो सकता है, अपोजिट बस कैपिटल लेटर्स हो सकता है, समझे या नहीं। यानी कैप्स वाली की को दबाने के बाद जो लेटर स्मॉल लेटर्स में आ रहे थे, छोटे अक्षरों में लिखे जा रहे थे, अब वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, यस और नो। तो स्मॉल ए का अपोजिट कैपिटल ए को मानते हुए यहां पर टॉगल की को, सॉरी कैप्स वाली की को टॉगल की के नाम से बोल दिया गया है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। अब ऐसा नहीं दिमाग में लाएंगे कि ए का अपोजिट जेड होता होगा या जेड का अपोजिट ए होता होगा, ऐसा नहीं है, केवल स्मॉल और कैपिटल का फर्क है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, पहले स्मॉल में आ रहा है बाकी कैपिटल में, कैसे होगा, कैप्स वाली की को दबाने से तो होगा, इसलिए इसको टॉगल की के नाम से बोल देते हैं। इसके बाद लिखिए, फिर आगे है ना आपको कंट्रोल वाली की दिखाई देगी जिसको शॉर्ट में CTRL, एक शिफ्ट वाली की दिखाई देगी जिसको शिफ्टी कहते हैं, और एक ऑल्ट वाली की दिखाई देगी जिसको ऑल्टरनेट कहा जाता है। तो कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्टरनेट, इन तीनों कीज को बेटा एक नाम से जाना जाता है, दैट इज मॉडिफायर कीज। अब आप बोलेंगे सर इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मॉडिफायर कीज या इन सभी को एक एक को ही मॉडिफायर कीज बोलते हैं, तो आंसर है सबको अलग अलग। यानी कंट्रोल भी मॉडिफायर कीज है, शिफ्ट भी मॉडिफायर कीज है और ऑल्ट भी मॉडिफायर कीज है। बट हाउ, कैसे, क्या इसका कोई हिंदी नाम भी है, नहीं हिंदी नाम कोई नहीं है, बट क्यों बोलते हैं ये मैं बता देता हूं। देखो ये बात हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम कीबोर्ड से ए लिखेंगे तो मॉनिटर पे ए ही आएगा, बट अगर मैंने कंट्रोल के साथ ए दबा दिया, एक बात और ध्यान रखना, ये जो मैं बीच में प्लस का सिंबल बना रहा हूं इसका मतलब होता है के साथ, मतलब कंट्रोल के साथ ए। ऐसा नहीं कि कंट्रोल दबाइए कीबोर्ड से फिर प्लस दबाइए फिर ए दबाइए, नहीं, कंट्रोल दबाइए और उसके बाद ए दबाइए। तो कंट्रोल के साथ ए दबाने पर अब ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में सेलेक्ट ऑल का काम करता है, मतलब किसी भी एप्लीकेशन में जो भी कुछ लिखा होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ए दबाने से। तो जो ए दबाने से ए आ रहा था अब नहीं आ रहा ना, वो कुछ और हो गया, कुछ और मॉडिफाई हो गया, किसकी वजह से, कंट्रोल की वजह से, इसलिए कंट्रोल को मॉडिफायर कीज के नाम से बोल देते हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अगर आप कीबोर्ड से 2 दबाएंगे तो मॉनिटर स्क्रीन पर 2 ही आएगा, बट अगर आपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाया और उसके बाद 2 दबा दिया तो अब क्या होगा, अब @ वाला सिंबल बन के आ जाएगा, अब 2 नहीं आएगा। तो शिफ्ट वाली की ने भी 2 के साथ 2 का जो फंक्शन था यानी 2 लिखा जाना उसे मॉडिफाई कर दिया, और अब वहां पर क्या आ रहा है, @ ये लिखा हुआ आ रहा है। तो इसलिए ना इन तीनों कीज को मॉडिफायर कीज के नाम से बोला जाता है। बताइए बेटा बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक। अब इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कीबोर्ड पर विंडो वाली की देखने को मिलती है, इसको विंडो वाली की बोलते हैं, विंडो की। इसका काम क्या होता है बेसिकली, इसका काम जनरली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि जनरली हमें हर एक कंप्यूटर में ही देखने को मिलता है, केवल एप्पल वगैरह के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें ना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, वरना सभी कंप्यूटर में, चाहे वो डेल का हो, HP, लेनोवो, सैमसंग, तोशिबा, किसी भी कंपनी का कंप्यूटर खरीद लो, लैपटॉप खरीद लो, उसमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखने को मिलता है। तो उसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप विंडो वाली की दबाएंगे कीबोर्ड से, तो इससे क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू आइकन, लिख लीजिए, स्टार्ट मेन्यू, ऐसे लिखिए, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा या हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसमें ये होता क्या है वो समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाई देता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब खुलता है, ऑन होता है कंप्यूटर में, तो सबसे नीचे की तरफ एक पट्टी आ रही होती है जिसको हम बोलते हैं टास्क बार। तो उस टास्क बार में ना बिल्कुल शुरुआत में ही एक ऐसे गोला जैसा बटन या बिल्कुल चौकोर जैसा बटन आ रहा होगा ब्लू कलर का, और माउस पॉइंटर को जब उसके ऊपर लेके जाएंगे ना तो वहां लिखा था स्टार्ट मेन्यू। तो इसी उस स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए ना विंडो वाली की को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि विंडो की को प्रेस करने से क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। बट उस स्टार्ट मेन्यू में होता क्या है,
मतलब ये तो नाम हो गया कि स्टार्ट मेन्यू ओपन हो रहा है, बट स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी तो कोई चीज होती होगी। तो पता चला कि इस स्टार्ट मेन्यू के अंदर है ना ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है, ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है। समझ में आ गई बात? मतलब आपने अपने कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम कितने सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, इन सब की लिस्ट अगर आप एक बार में देखना चाहते हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपके कंप्यूटर में ना वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह आपने डाला हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो सब देखना चाहते हो कि है या नहीं, तो आप इस स्टार्ट मेन्यू आइकन बटन पर जाके और देख लीजिए, इसके अंदर जाके ऑल प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। ठीक। अभी जैसे ना मेरे कंप्यूटर में ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 11, 11 नंबर का, 11 नाम से। वहां पर है ना ये ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ नहीं दिया इन्होंने, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पर उन्होंने ऑल प्रोग्राम की जगह अब ऑल एप्स लिख दिया है। तो वो भी ठीक है, ऑल एप्स का भी मतलब यही होता है। ठीक है, ऑल एप्स या ऑल प्रोग्राम को ओपन करने की, ऑल प्रोग्राम की लिस्ट को ओपन करने की ये एक शॉर्टकट की है, दैट इज विंडो की। समझ में आ गया बात? समझ में आ गई बात? बस इतना ही ध्यान रखना है कि विंडो वाली की से ना आप अपने कंप्यूटर का स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर ऑल प्रोग्राम की लिस्ट आती है। ठीक। अब पता है वैसे विंडो वाली की का इस्तेमाल है ना शॉर्टकट की में भी होता है, जैसे विंडो प्लस डी दबाकर या विंडो प्लस आर दबाकर या विंडो प्लस एल दबाकर। तो ऐसे बहुत सारी शॉर्टकट की भी होती हैं जो विंडो वाली की के साथ इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो अगर आपका मन है कि मुझे विंडोज की शॉर्टकट की पढ़नी है सारी की सारी, और आपके सिलेबस में अगर शॉर्टकट की शब्द लिखा हुआ आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल की जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे रहा था, उसी टेलीग्राम चैनल पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्टकट की एक पीडीएफ फाइल मैंने दी हुई है। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उससे भी आप विंडो की शॉर्टकट की पढ़ सकते हैं। वैसे वो पीडीएफ मेरे, उस पीडीएफ के अंदर मैंने सारी विंडो की शॉर्टकट की लिख दी है। ठीक है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगी, बट जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो आप उनको पहले पढ़ लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना मीनिंग क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक। अब इसके बाद है ना, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक की दिखाई देगी कीबोर्ड पर, सबसे लंबी सबसे बड़ी, जिसको स्पेस बार कहते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप किसी भी एप्लीकेशन में एक सिंगल स्पेस देना चाहते हैं, सिंगल स्पेस देने के लिए तो आप क्या करेंगे, स्पेस बार वाली की का इस्तेमाल कर देंगे, करेंगे, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि स्पेस बार वाली जो की है वो सबसे बड़ी सबसे लंबी की होती है पूरे कीबोर्ड पर। तो आप लिख सकते हैं यहां पर बिगेस्ट की ऑन कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड पर सबसे लंबी सबसे बड़ी की हमारी स्पेस बार वाली की होती है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है भाई, अब जैसे ही आगे की तरफ आप बढ़ेंगे कीबोर्ड पर, मैं इस तरीके से चल रहा हूं ऐसे करके, तो जैसे आप कीबोर्ड पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कीबोर्ड पर विंडो वाली की फिर दोबारा दे रखी है, सेकंड टाइम। चलो ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो आपको है ना कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, एक की या बटन। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक है ना कीबोर्ड पर ये वाला बटन दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक कीबोर्ड पर ये वाला बटन दिखाई दे। मान लो आप बोल रहे हैं सर मेरे पास तो एक लैपटॉप है उसमें तो ये है ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, तो वहां पर एक ऐसा बटन आपको दिखाई देगा जिस पर कोई नाम नहीं होता, केवल यही सिंबल बना होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो आप है ना अपने कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन का आइकन जहां दिख रहा हो उस पर क्लिक कर देना माउस से, या उस आइकन पर जैसे भी पहुंच जाइए, फिर ये वाली बटन दबा देना, तो इससे उस एप्लीकेशन की पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। नहीं समझे? आप कंप्यूटर में ना किसी भी फाइल फोल्डर या किसी भी चीज पर जो माउस से राइट क्लिक करते हो, और माउस से राइट क्लिक करने पे जो एक लंबी सी लिस्ट खुल के नहीं आती, जैसे कोई फाइल है आपकी एमएस वर्ड की, उस पर माउस से राइट क्लिक करके देखना, तो एक लंबी सी लिस्ट खुल के आएगी जिसमें कट कॉपी पेस्ट रीनेम डिलीट ये सब ऑप्शन आते हैं। तो वो जो लंबी सी लिस्ट है ना वो इसी बटन से खुल के आ जाती है, फिर आपको माउस से राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो आप इसके आगे ये लिख लीजिए कि इससे खुलता क्या है। तो इससे खुलता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव
मेन्यू। कई बार है ना इसको केवल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी लिखकर बोल देते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कीबोर्ड पर की होती है, हाँ होती है, या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू भी कह देते हैं, को ओपन करने के लिए, ओपन करने के लिए। बात समझ में आ गई सभी को बेटा? पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि है ना, दूसरी बात ये है कि आपसे अगर यही पूछ लिया जाए कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू को ओपन करने के लिए क्या कर सकते हैं, और तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, सेम लाइक माउस राइट क्लिक, माउस राइट क्लिक, ठीक है ना। मतलब जैसे माउस के राइट क्लिक करने से आपके सामने एक लिस्ट खुल के आती है किसी भी एप्लीकेशन, फोल्डर, फाइल की, तो वही चीज है ना इस बटन से आ जाएगी। समझ गए? किसी भी आइकन पर, किसी भी एप्लीकेशन के, फोल्डर के, फाइल के आइकन पर क्लिक कर दो और फिर ये वाली बटन आप दबा दीजिए, तो आपके सामने है ना उसकी सारी लिस्ट खुल के आ जाएगी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि हमें एंटर वाली की भी यहां देखने को मिलती है कीबोर्ड पर। इसी फर्स्ट वाले पार्ट में कौन सी की देखने को मिलेगी? एंटर वाली की। अब एंटर वाली की का सिंपल सा मतलब है टू रन ए प्रोग्राम, यानी कि कोई भी कमांड है, कोई भी प्रोग्राम है, उसे रन कराना है तो आप एंटर वाली की दबा दीजिए। तो लिख लीजिए प्रोग्राम को रन कराने के लिए, प्रोग्राम को चलाने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी भी एप्लीकेशन को खोल के बैठे हुए हैं और आपने वहां कुछ लिखा और उसके बाद एंटर दबा दिया, तो वो चीज चल जाती है ना, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसीलिए कह दिया था कि एंटर वाली की का इस्तेमाल जनरली करते हैं किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए, ठीक है। अब यहां पर है ना एक इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखवाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे आपसे है ना पूछा जाएगा कि बताइए कीबोर्ड पर टोटल मिला के कितनी कीज होती हैं जो दो दो बार दे रखी हैं, टू टाइम्स दे रखी हैं। समझ में आ गई बात? कि कीबोर्ड पर टोटल कितनी कीज ऐसी हैं जो दो दो बार दे रखी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, कीबोर्ड पर कंट्रोल वाली की दो बार दे रखी होती है, एक यहां पर और एक यहां पर। कीबोर्ड पर शिफ्ट वाली की भी दो बार दे रखी होती है, एक यहां पर और एक यहां पर। कीबोर्ड पर ऑल्ट वाली की भी एक यहां पर और एक यहां पर दे रखी होती है। ऐसे ही कीबोर्ड पर है ना विंडो वाली की भी दो बार दे रखी है, एक यहां पर और एक यहां पर। और इसके अलावा एक एंटर वाली की भी है ना कीबोर्ड पर दो बार है, एक यहां पर और एक यहां पर भी होती है। एक नंबर पैड पर भी एंटर वाली की दी गई होती है। नोट कर लीजिए। ये बेसिकली एक पेपर था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं जो दो दो बार हैं। तो आंसर था 5 कीज ऐसी हैं। कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, विंडो और एंटर वाली की 5 5, मतलब दो दो बार दे रखी हैं ये पांचों कीज। ठीक है भाई। अब जैसे ही इसकी तरफ ऊपर बढ़ेंगे यहां पर, तो आपको एक और की देखने को मिलेगी जिसका नाम है बैक स्पेस। अब बैक स्पेस का इस्तेमाल है ना जनरली किया जाता है बैक साइड में एक सिंगल लेटर को मिटाने के लिए। सपोज दैट अगर कोई हेलो शब्द लिखा, ठीक है, और ये है आपका कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने का मतलब होता है आना जाना, आना जाना, आना जाना। मतलब कोई चीज आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही है ऐसे, या कभी दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे कर रही है, ब्लिंक कर रही है, तो उसे जनरली क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। इसको है ना बोलते हैं कर्सर, या फिर इसको इंसर्शन पॉइंट भी कहा जाता है। तो अगर मान लो आपने किसी एप्लीकेशन में लिखा हेलो और आपका कर्सर या इंसर्शन पॉइंट यहां पर दिख रहा है, और आपको ये ओ लेटर को गायब करना है, पीछे की तरफ एक लेटर को गायब करना है एक बार में, तो आप बैक स्पेस दबा देते हैं, है ना। तो यही तो लिखेंगे रिमूव ए, आप लिख सकते हैं यहां पर रिमूव ए लेटर, ए मतलब एक लेटर, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो कि पीछे की तरफ, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक लेटर यानी एक अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस दबा दिया जाता है। अब सुनिए, कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ जहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें यह कहा गया था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक पूरे शब्द को मिटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप कोई ऐसी शॉर्टकट की या की दबाइए कीबोर्ड से
जिससे बैकवर्ड डायरेक्शन में पूरा का पूरा हेलो शब्द एक बार में गायब हो जाए। तो बेटा क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको कंट्रोल वाली की दबानी पड़ेगी और उसके साथ बैक स्पेस दबाना है। नोट कर लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिख लीजिए, रिमूव ए कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट शब्द लिख दो या होल वर्ड लिख दीजिए, कंप्लीट वर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हिंदी में लिखिएगा, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक पूरे शब्द को मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर है ना बीच में अल्फाबेट दे रखे हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको दे ही दी। होम रो किसे कहते हैं, ASDF वाली लाइन को होम रो कहा जाता है। और फिर यहां पर होते हैं ऊपर फंक्शन कीज और नंबर्स, है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टोटल मिला के कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज होती हैं। तो बेटा आंसर है इसका 12। F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। ये भी ध्यान रखना कि हर एक फंक्शन की का अलग अलग मतलब हो सकता है अलग अलग एप्लीकेशन में। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शन की हर एक जगह एक जैसा काम करती हो, कुछ एक को छोड़कर। जैसे फंक्शन की F11, ये ज्यादातर लगभग सभी एप्लीकेशन कहिए उसमें हेल्प का ही काम करती है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन जिस पे आप काम कर रहे हैं और आपको किसी टूल के बारे में जानकारी नहीं है, तो F1 दबा दो तो उसकी हेल्प खुल के आ जाएगी। हेल्प में जाकर आप पढ़ सकते हो कि किसी टूल को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। ये लगभग सभी एप्लीकेशन में F1 फंक्शन की हेल्प के लिए काम करती है। बाकी जो है ना फंक्शन कीज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, एक बच्चे ने लिखा है सर अल्फाबेट को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। देखिए ट्रिक कोई नहीं है और फिर याद क्यों करना, ऐसा कहीं पूछा ही नहीं जाएगा कि बताओ कौन से अल्फाबेट के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है। ये तो बस ये है कि आप खुद नॉलेज के लिए अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर टाइपिंग करते समय याद रखने की जरूरत पड़ती है, तो वो तो अपने आप आ जाएगी जब आप कभी टाइपिंग सीखेंगे। क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसके रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, तो आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। उसमें बस इतना है कि जब आप टाइपिंग सीखना शुरू करेंगे तो ASDF और JKL सेमीकोलन इन पर 4-4 उंगलियां रखवाई जाएंगी। बस फिर आप धीरे धीरे टाइपिंग करेंगे, वो अपने आप ही याद हो जाएगा कौन सी पोजीशन पर कौन सा लेटर है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर फंक्शन की का कॉन्सेप्ट बता रहा था, सुनिए जरा। फंक्शन कीज मैंने जैसे F5 फंक्शन की है, F5 अगर नॉर्मल कंप्यूटर में आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो F5 फंक्शन की का यूज होता है रिफ्रेश करने के लिए। और अगर आप है ना MS वर्ड में F5 फंक्शन की दबा देंगे तो उससे ना एक सर्च डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगर MS एक्सेल में F5 फंक्शन की दबा देंगे तो उससे गो टू डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्स ये क्या होता है, डायलॉग बॉक्स का मतलब ये समझ लो एक छोटी सी विंडो जिसको आप बड़ी स्क्रीन ना कर पाए। कंप्यूटर में काम करते समय छोटी छोटी विंडो कई बार खुल के आती है जिसमें कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन लिखी होगी और नीचे ओके और कैंसिल का बटन होता है। ऐसी छोटी छोटी विंडो को डायलॉग बॉक्स कहा जाता है, ध्यान रखना स्मॉल विंडो को। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि नॉर्मल कंप्यूटर में F5 करते हैं यूज फॉर रिफ्रेश, MS वर्ड में F5 का यूज होता है सर्च डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, MS एक्सेल में F5 का इस्तेमाल करते हैं गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, और MS पावर पॉइंट में F5 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शो करने के लिए। अब बताओ फंक्शन की का इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग हो रहा है नहीं? बिल्कुल। अब आप बोलेंगे सर सारी फंक्शन की एक बार में लिखकर इनके सभी एग्जाम्पल बता दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे याद नहीं होंगी आपको। ये जैसे जैसे है ना आप एप्लीकेशंस को, टॉपिक्स को, चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे और जहां जहां जो जो फंक्शन की इस्तेमाल में लाई जा रही है आप वैसे ही याद करिए। ठीक है, तो इस तरीके से ही याद हो जाती है कि फंक्शन की F1 का मतलब क्या है, F2 का मतलब क्या है, इस तरीके से। जैसे F2 फंक्शन की है इसका भी आप लिख सकते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ना इसका काम होता है रीनेम करने के लिए। मतलब कोई फाइल है, फोल्डर है, कोई एप्लीकेशन है, उसका नाम आपको बदलना है, रीनेम करना है, तो फंक्शन की F2 इस्तेमाल कर सकते हैं आप वहां पर। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे देखिए।
अभी पहले वाले सेक्शन में ही कीबोर्ड के आप हैं और आपको यहां पर है ना सर ये सब नोट कर दो, कर तो रहा हूं नोट, मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूं, आपको लिखना है तो लिख लो, और अगर नहीं लिख रहे हो तो जो मैंने पीडीएफ फाइल बताई है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां सब सारी बातें लिखी मिलेंगी आपको। आप फंक्शन की कह रहे हो क्या? जो मैंने F5 के एग्जाम्पल आपको दिए थे वो चिंता मत करो, वो तो है ना, मैं जब आपको आपके बैच में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट भी तो पढ़ाऊंगा, तो जब मैं आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा तो वहां पर जो जो फंक्शन की जिस जिस काम के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है वो सब बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। फिर आप देखते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ अल्फाबेट नंबर्स लिखे होते हैं ना, आप नोटिस करेंगे ऊपर की तरफ नंबर लिखे मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 0। ठीक है जी। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो नंबर वाली की है ना, इनके ऊपर एक एक सिंबल भी बना होता है, जैसे कि 1 वाली की पर है ना ये सिंबल होगा जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाता है ना। 2 वाली जो की है इस पर @ का सिंबल होगा, 3 पर हैश का सिंबल होगा, 4 पर डॉलर का सिंबल होगा, ऐसे होता है ना। ये सिंबल कब आते हैं पता है? जब नॉर्मली कीबोर्ड से ये 1 2 3 दबाओगे तो 1 2 3 आएगा, बट अगर आप ये वाले सिंबल चाहते हैं तो आपको शिफ्ट वाली दबानी पड़ेगी की पहले, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि शिफ्ट के साथ अगर आप 2 दबाते हैं तो ये @ वाला सिंबल आ जाएगा। तो ऐसी बाकी के सिंबल भी अगर आप चाहते हैं तो तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट वाली की दबानी पड़ेगी। जैसे शिफ्ट वाली की के साथ 1 दबाएंगे तो ये आ जाएगा, शिफ्ट वाली की के साथ 2 दबाएंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको डॉलर का सिंबल बनाना है तो शिफ्ट के साथ है ना 4 दबा दीजिए, डॉलर का सिंबल बन के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद है ना आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आ जाता है 5 पर दैट इज परसेंटेज का सिंबल, फिर आ जाएगा यहाँ पर 6 पर एंड का सिंबल, 7 पर आ जाता है दैट इज पावर का सिंबल, है ना। और कोई सिंबल रह गया? @ हैश डॉलर, परसेंटेज, एंड का सिंबल, पावर का सिंबल, ठीक है। और 9 पर है ना ये फिर ब्रैकेट के सिंबल आ जाते हैं जिनको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। पैरेंथेसिस का मतलब होता है छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं बेटा पैरेंथेसिस, ठीक है। जो हम स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं ना उसको पैरेंथेसिस ये कहा जाता है। हाँ, 8वें नंबर की पर होता है एस्ट्रिक, यानी जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है उसे कंप्यूटर में एस्टरिस्क कहा जाता है, एस्टरिस्क, जल्दी जल्दी में एस्ट्रिक बोल देते हैं। तो ये है ना सिंबल, अगर आपको चाहिए तो इनको लाने से पहले आपको शिफ्ट वाली की दबानी पड़ेगी, फिर ये जो नंबर वाली की है इनको आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कीबोर्ड पर है ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्पेशल कैरेक्टर्स। नहीं, स्पेशल कैरेक्टर तो इन्हीं को कहते हैं, उन्हें बोलते हैं पंक्चुएशन कीज। स्पेशल कैरेक्टर तो इनको बोलते हैं, अगला नाम आता है पंक्चुएशन कीज। तो आपको कीबोर्ड पर ढेर सारी पंक्चुएशन कीज भी मिलती हैं इंग्लिश ग्रामर वाली, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, डॉट हो गया, कॉमा हो गया, है ना, कोलन कहते हैं इसको, इसको सेमी कोलन कहते हैं। डॉट के नीचे कॉमा को सेमी कोलन, और डॉट के नीचे डॉट जो अनुपात का सिंबल होता है उसे कोलन कहते हैं, कोलन। इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, तो ये सारे के सारे है ना माफ कीजिएगा, ये सारे के सारे है ना जितने भी सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको फिर पंक्चुएशन कीज के नाम से बोल दिया जाता है। समझ आ गई सभी को? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मिल जाएगा आपको मिडिल वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, ये एक एक की पर ही होते हैं, मतलब एक ही की पर है ना ये वाला और ये वाला होगा, और एक ही की पर ये वाला और ये वाला होता है। तो इस तरीके से ये जो कीबोर्ड पर दे रखे हैं इनको पंक्चुएशन कीज के नाम से बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये पहला वाला जो पोर्शन है ना ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, और अब हम बात करेंगे सेकंड वाले पोर्शन की। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड वाले पोर्शन में ना मैं पहले आपको एरो कीज के बारे में ही बता दूं। एरो कीज, ये एरो कीज है ना बेसिकली आपको ऐसे दिखाई देंगे, यानी कि लेफ्ट राइट और अप डाउन जाने के लिए आपको कीबोर्ड पर एरो कीज दिखाई देती हैं। ठीक है,
एरो कीज को है ना बेसिकली एक और नाम से भी बोला जाता है कीबोर्ड में, इसे बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की के नाम से भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों? देखो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। जैसे अभी बताया था ना कि हेलो शब्द आप लिख रहे हैं किसी एप्लीकेशन में तो कर्सर यहाँ पर आ रहा होगा। कर्सर बेसिकली है ना आपकी पोजीशन को दर्शाता है कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ टाइप कर रहे हैं अभी। तो अगर कर्सर यहाँ पर आ रहा है और ब्लिंक कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी यहीं पर और यहीं पर टाइपिंग कर रहे हो, है ना। तो अगर आप इसे आगे पीछे या ऊपर नीचे ले जाना चाहते हैं तो इन एरो की से भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसको एरो कीज को कर्सर कंट्रोल की के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये वाला पॉइंट। इसमें देखिए कुछ कीज हैं यहाँ पर जो हमें समझना जरूरी है क्योंकि इनके क्वेश्चन है ना एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इस सेकंड वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ आपको एक की दिखाई देगी जिस पर लिखा आता है बेटा PRTSCN। इसका मतलब होता है बेसिकली प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन। और आप यहां पर ये बात लिख सकते हैं कि सेम एज स्क्रीनशॉट। जैसे हम अपने स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हाँ, तो उसी तरीके से कंप्यूटर की स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है जो इस की को दबाने से आ जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे ही आप है ना स्क्रीनशॉट ये वाली जो की दबाएंगे PRTSCN, तो आपके कंप्यूटर में यानी कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में डला हुआ है उसमें एक पहले से फोल्डर आ रहा होता है माई पिक्चर्स के नाम से, या केवल पिक्चर्स के नाम से आ रहा होगा। तो उसमें ना एक स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर होता है, तो वहां ये फोटो चली जाएगी। कई बार लोगों को पता नहीं होता तो फिर वो ढूंढते रहते हैं कि अभी स्क्रीनशॉट हमने लिया था वो चला कहाँ गया। या फिर एक तरीका और भी होता है कि आप ये वाली की दबा दो PRTSCN वाली यानी प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और फिर आप है ना अपने कंप्यूटर में पेंट नाम की एक एप्लीकेशन को ओपन करिए और वहां पर Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दो। यानी जो स्क्रीनशॉट आया अभी अभी उसको पेंट नाम की एप्लीकेशन में भी पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V दबा के, V मतलब V फॉर वैन। तो फाइनली आप वहां से भी है ना उस इमेज को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, उसको कुछ भी क्रॉप कर सकते हैं, जैसा आपको मन करे वो भी कर सकते हो। बढ़िया है कि आपके सामने आ जाएगा तो उसको फिर आप जहां मन चाहे वहां सेव कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसके बाद है ना एक और की आपको देखने को मिलेगी जिस पर स्क्रॉल लॉक लिखा होता है। देखो ये बात हम सभी को पता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट जाने की जरूरत पड़ जाती है। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज करें और उसमें यहाँ पर आपको एक बटन मतलब एक डंडी टाइप की दिखाई दे, एक बार टाइप का दिखाई दे, जिसको माउस से पकड़ के आप ऊपर नीचे करेंगे तो एप्लीकेशन भी ऊपर नीचे जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी एक बार या पट्टी टाइप की दिखाई दे जिसको लेफ्ट राइट खिसकाने पर एप्लीकेशन लेफ्ट राइट खिसक रही है। तो इनको बेसिकली वर्टिकल स्क्रॉल बार और इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नाम से बोला जाता है। और यही स्क्रॉलिंग आपको रोकनी है, बंद करनी है, तो स्क्रॉल लॉक वाली की का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो भाई इसका सिंपल सा मतलब है स्क्रॉलिंग लॉक करने के लिए, मतलब किसी भी एप्लीकेशन में आप चाहते हैं स्क्रॉलिंग रुक जाए, किसी भी तरीके से स्क्रॉलिंग ना हो, वर्टिकल स्क्रॉलिंग भी ना हो और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी ना हो, यानी ऊर्ध्वाधर स्क्रॉलिंग भी ना हो और क्षैतिज स्क्रॉलिंग भी ना हो, तो आप स्क्रॉल लॉक कर दीजिए, इससे ये चीज रुक जाती है। ठीक है भाई। अब जैसे ही सेकंड वाले पोर्शन में आप आगे देखेंगे, ये सेकंड वाला पोर्शन, इसमें ना आपको और भी कुछ कीज देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक की देखने को मिलेगी पॉज ब्रेक के नाम से। अभी बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया पॉज ब्रेक वाला, कि बताइए कीबोर्ड पर पॉज ब्रेक की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो देखो समझाता हूं। पॉज ब्रेक की का इस्तेमाल है ना आज की डेट में ज्यादा नहीं होता, पुराने समय में बहुत होता था। जैसे आज के समय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर काम करने के लिए जनरली आप सब चीजों को है ना ग्राफिक्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में देखते हो। होता है ना, कंप्यूटर ऑन करते ही सब चीज हमें देखने लगती है फोटोग्राफ की फॉर्म में, शेप आइकन वगैरह की फॉर्म में। बट पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें ऐसा नहीं था। पहले कंप्यूटर जो चलाते थे, आज से मैं 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ जनरली, या वैसे आज भी ऐसा हो सकता है सुपर कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर के केस में,
नॉर्मल हमारे कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, बट सुपर या सर्वर कंप्यूटर के केस में क्या होता है आज भी, कि अगर कोई मॉनिटर स्क्रीन कनेक्टेड है तो उसमें है ना केवल और केवल एक काले रंग की स्क्रीन आएगी, ब्लैक कलर की, और उस पर कीबोर्ड के थ्रू कमांड लिख लिख कर काम करना होता है। ना वहाँ कोई फोटो होती है स्क्रीन पर, ना कोई इमेज होती है, ना ग्राफिक्स होता, कुछ नहीं, केवल कीबोर्ड से कमांड लिख लिख के काम करना होता है। ठीक है। तो जब आप कीबोर्ड से कमांड वगैरह लिखते हैं तो उनको जनरली प्रोग्राम कह देते हैं। तो वो अगर आपने उस स्क्रीन पर कोई प्रोग्राम चलाया है तो उसे बीच में पॉज करना है यानी रोकना है, या उसे ब्रेक करना है, खत्म करना है, तब ये वाली की वहां ज्यादा यूज होती है। बट हम और आप जैसे लोग तो ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते नहीं है जहां पर केवल कीबोर्ड कमांड के थ्रू काम किया जाए। तो हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है उसमें इसका यूज है कोई, हाँ है। आप आज की डेट में क्या कर सकते हैं कि विंडो वाली की को दबाकर और आप पॉज ब्रेक वाली की को दबा दीजिए। मतलब एक ही बटन पर पॉज और ब्रेक दोनों लिखे होते हैं, इसलिए मैं बीच में ऑब्लिक लगा रहा हूं। ठीक है। तो विंडो वाली की के साथ पॉज ब्रेक दबा दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की सिस्टम प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी, सिस्टम प्रॉपर्टीज देखने के लिए। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके का एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम प्रॉपर्टीज देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है, तो आंसर था विंडो के साथ पॉज ब्रेक। ठीक है। सिस्टम प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो कितनी क्षमता की है वो, रैम कितनी लगी हुई है, 4 GB 8 GB की। आपके कंप्यूटर में कोई ग्राफिक कार्ड है तो वो कितने जीबी का लगा हुआ है। आपके कंप्यूटर में कोई सीपीयू प्रोसेसर लगा हुआ है तो उसकी पावर क्या है, उसका नाम क्या है, वो सब डिटेल है ना आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अब 1.25 घंटा पूरा हो चुका है हमारा। थोड़ा सा और समय मिलता तो इसे पूरा ही कर लेते हैं, बट फिर भी है ना आधा घंटा तो करीब करीब अभी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कीज और भी हैं। फिर नंबर पैड को भी समझना है। चलो अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है। आराम आराम से हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई हबड़ सबड़ नहीं मचानी कि है ना जल्दबाजी में है ना क्लासेस ख़त्म कर ली, आया कुछ भी नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को मान लो जल्दी है भी तो वीओडी वाले सेक्शन में जो हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको देखकर भी आप अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था आपको कि क्लास ख़त्म होने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। पूछिए भाई, कोई भी डाउट है तो आपका। नवीन जी ने लिखा है सर कोई डाउट नहीं है। अंकुर ने भी लिखा है सर नो डाउट। सुधीर जी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, आपको क्लासेस और कंटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, क्लास कहीं से भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। और कोई डाउट है। ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आ गया एक डाउट आ गया। राहुल शर्मा जी ने लिखा है सर मेमोरी को कैसे डिवाइड करते हैं या मदरबोर्ड पर कैसे रखते हैं। मेमोरी को कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का मतलब समझा नहीं मैं। मतलब मेमोरी का कैटेगराइजेशन कह रहे हो। अगर ऐसा ही बोल रहे हो तो कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर लगी हो चाहे कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हो, इन सभी को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से। फिर प्राइमरी में रैम रोम आ जाते हैं, सेकेंडरी में बहुत सारे नाम आते हैं, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, एसएसडी, ये सब सेकेंडरी वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है।
और लिखा है यहाँ मदरबोर्ड पर कैसे रखते हैं। मदरबोर्ड पर तो मेमोरी के नाम पर है ना दो तीन चीजें ही आपको देखने को मिलेंगी, एक तो रैम, एक रोम, और एक आपका कैशे मेमोरी। ठीक है। एक कमेंट आया सर, लैपटॉप में अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो कौन से फोल्डर में जाएगा? वो भी सेम ही है, जैसे आपके पास कोई लैपटॉप है, ठीक है, मतलब यहाँ लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात नहीं चल रही होती, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही होती है। हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, इन दोनों में है ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है उसकी बात चल रही होती है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर एक कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें ना कुछ बाई डिफॉल्ट यानी स्वतः ही फोल्डर्स आते हैं पहले से, जैसे माई पिक्चर, माई म्यूजिक, माई वीडियोज, माई डाउनलोड, माई डॉक्यूमेंट्स, ऐसे आते हैं उसमें पहले से बने हुए फोल्डर्स। ठीक है। तो उनमें है ना माई पिक्चर्स वाले फोल्डर में जाना, उसके अंदर भी एक फोल्डर आपको मिलेगा जिस पर लिखा आता है स्क्रीनशॉट। तो वहाँ ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाते हैं जाके। एक बच्चे ने पूछा सर, एग्जाम में पूछा था कि सेल या बिलॉग में कैसे रखी जाती है। पहली बात तो बेटा देखो, आप एक शब्द लिख रहे हो सेल, SELL, इस सेल का मतलब तो बेचना होता है, सेल करना। फिर आप लिख रहे हैं या बी लॉग, बी लॉग अलग चीज होती है। बी लॉग का मतलब तो ये होता है कि आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर टेक्स्ट की फॉर्म में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, तो उसको वी लॉग कहते हैं, यानी वीडियो लॉग। और बी लॉग है तो इसका मतलब होता है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपने टेक्स्ट विचार व्यक्त कर दो। आपने लिखा मेमोरी को सेल, अच्छा सेल लिखा है आपने, तो पहले सही लिखते ना, चलो कोई बात नहीं, आपने पहले SELL लिख दिया था। मेमोरी को सेल या बिलॉग में भी रखा जाता है क्या? देखिए गड़बड़ है कुछ क्वेश्चन में, या तो जो क्वेश्चन है ना आया था उसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो उसके चांसेस कम है। आप जो लिख रहे हो ना उसमें या बता रहे हो उसमें थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है। आप क्या कह रहे हो कि मेमोरी को किसी सेल में या बिलॉग में रखा जाता है, इनका क्या लेना देना आपस में? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मेमोरी जो होती है हमारे कंप्यूटर की, जैसे रैम की बात करें तो रैम के अंदर मेमोरी सेल होते हैं, है ना, वो तो होता है। जैसे अगर मैं रैम की बात कर रहा हूँ, तो अगर रैम के आर्किटेक्चर की बात की जाए, रैम की अंदर की संरचना की बात की जाए, तो उसमें ऐसे ही डब्बे डब्बे बने होते हैं। ऐसे समझ लो जैसे एक्सेल शीट होती है ना, तो वैसे ही हमारे रैम का आर्किटेक्चर यानी संरचना होती है। तो ये जो डब्बे डब्बे आपको दिखाई देते हैं इनको तो मेमोरी सेल कहा जाता है। ये तो ठीक है, बट क्वेश्चन ही नहीं मैं लिंक कर पा रहा हूँ। आप कह रहे हो मेमोरी को सेल या बिलॉग में भी रखा जाता है क्या? सेल में भी या बिलॉग में भी रखा जाता है मतलब मेमोरी को सेल में रखा जाता है या मेमोरी के अंदर सेल्स होते हैं, नहीं समझ पा रहा। चलिए मैं समझ नहीं पा रहा इसलिए मैं आपको एक राय दूंगा। कौन है ये? राहुल शर्मा जी। आप है ना मुझे व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन भेजना प्रॉपर, जो भी था पेपर का, ठीक है, मतलब अपनी भाषा में मत लिख देना फिर से, फिर वही वाली बात आ जाएगी, मैं फिर नहीं समझ पाऊंगा। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आया था वो हो आपके पास, वो क्वेश्चन भेजना मेरे पास व्हाट्सएप पर, मैं देखकर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं, ये तो होता है, बस सेल्स में मेमोरी को सेल्स में रखा जाता है ये नहीं समझ पा रहा, कुछ और लिखी होगी भाषा शायद। चलो कोई नहीं। तो अब जैसा कि और कोई कमेंट है नहीं, तो फिर है ना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और बस ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे और आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।